गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे गुड मॉर्निंग बार बार बोलने का रीजन सिर्फ इतना है, अभी बोल लो। 24 तारीख को इंस्टीट्यूट वाले बोलने का मौका नहीं देंगे। आगे चले। मेरे हिसाब से तो हर एक स्लाइड में मेरे को बैकग्राउंड के अंदर 24 जून एक डेट लिख देनी चाहिए ताकि याद रहे। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कितने हैं, क्या है? सब बढ़िया है? एक नंबर। कौन कौन है? रुद्राक्षी, रतन, साक्षी, विवेक और समस्त भारत परिवार। अच्छा, सबसे पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल सुनो बेटे, आप लोग भी सुनो। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? चालू हुए कितने दिन हुए अभी? अभी सिलेबस पैदा नहीं हुआ, तुम मरने की बात कर रहे हो नालायक। रुको जरा, ठीक है? हाँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, लास्ट 2 लेक्चर नहीं लिया था, कैन आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर? बेटे यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। इंडियन आदमी हो बेटे, कहीं से भी चालू किया जा सकता है। अपने लिए कोई प्रोसेस मायने रखता है क्या? कैसी बात करते हो तुम? हाँ। और सुनो बेटे, सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? बेटे सीएस नाम के तुम जो पर्सन हो, अब तीसरी बार अगर तुमने ये मैसेज डाला तो बाय डिफॉल्ट बेटे मेरे को तुमको रिमूव ही करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना? हाँ सर, अटेंडेंस के लिए कह दीजिए सबको। अच्छा, अटेंडेंस के लिए एक ही काम हो सकता है बेटे, लाइक कर दो, और क्या, ठीक है ना? जितने ज्यादा लाइक उतनी ज्यादा अटेंडेंस है, सामान लूंगा बेटे। सर हमने लाइक नहीं किया मतलब तुम क्लास में हो ही नहीं नालायक, तुमको गिन ही नहीं रहे अपन। आगे चले। हाँ, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कुछ बातें अपनी क्लास के अंदर पिछली बार हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 1 सबने बेटे प्रिंट आउट निकाल लिया? नोट्स नाम की कोई चीज अपन ने शेयर करी थी ना? फोल्डर शेयर किया था मैंने, फोल्डर में से नोट्स को डाउनलोड कर लिया कम से कम? मोबाइल में तो है कि वो भी नहीं है ना? हाँ, तो कम से कम मोबाइल में ही नोट्स निकाल लो बेटे। हो गया? शुरू करें? हाँ, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 की। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे रिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 31 March 2016 बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मिस्टर ए बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट मिस्टर ए प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस which didn't tally. He put the difference in newly opened suspense account. The following error were located. और उन्होंने बेटे सारे के सारे यहां पर एरर दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एरर इन्होंने दे रखे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना मेन मुद्दा है। आपसे कुल मिला के क्या मांगी गया बेटे बताओ? सबसे पहले हमेशा अकाउंट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्वेश्चन की डिमांड पढ़ लो। व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? जर्नल एंट्री बनाना है और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। शुरू करें फिर? ठीक है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए एज इट इज बेटे आपका जैसा बचपन से लेके आज तक अपना फॉर्मेट बनाया करते थे वैसे ही फॉर्मेट बना लो बेटे। जर्नल एंट्री का डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अगर लिखने में इंटरेस्टेड होगे तो, नहीं होगे तो कोई बात ही नहीं है बेटे। प्रिंट कर लिया, वेरी गुड। सर एक डाउट है पर ये टॉपिक पर नहीं, पूछूं क्या? बिल्कुल मत पूछो बेटे। अरे सीधी बात है, अब टॉपिक चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब तुम पूछोगे कि सर रामनवमी को कौन से जुलूस में घूमने गए थे, तो वैसे सवाल का जवाब थोड़ा ना दूंगा मैं। आगे चलूं? हाँ बेटे, मेरी उम्मीद है आपकी फॉर्मेटिंग हो गई होगी। शुरू करें? हर एक क्वेश्चन को बेटे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया करेंगे। फाइनल आंसर क्या होना चाहिए वो, और फाइनल आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होना चाहिए वो। शुरू करें? इतना समय बेटे अगर लाइन खींचने में लगाओगे तो 3 घंटे के अंदर पेपर ना हो पाएगा। समझे आप इस बात को? ठीक है, शुरू करें? हेडिंग वेडिंग लिख ली सबने? जल्दी लिखे बेटे हेडिंग जर्नल एंट्री। हाँ बेटे बना दो, क्यों रिस्क लेना? देखो वैसे ही अपन इंस्टीट्यूट से प्यार मोहब्बत से तो बात कर नहीं रहे हैं, अपना तो झगड़ा चल रहा है उनसे, लड़ झगड़ के नंबर लेने हैं। तो क्यों किसी को मौका देना यहाँ पर, है कि नहीं? कि चलो तुम हमारे 1 मार्क्स काट लो क्योंकि हमने एलएफ का कॉलम नहीं बनाया है। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर अपने को तो 100 में से 100 मिल रहे हैं, 1 नंबर काट भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो फिर मत बनाओ बेटे। ठीक है, जैसे भाई अकाउंट का पेपर तो अपन ऐसी दमदारी से देते थे। जब भी अपन ने पेपर दिया अकाउंट का, अपना सीधा सीधा हिसाब किताब होता था। भाई अपन ने 80 का पेपर बनाया है, 75 तो तुमको झक मार के देने ही पड़ेंगे। जहां नंबर काट सकते हो काट लो, या तो फिर इतनी दमदारी से पेपर दो तो बात अलग है, और नहीं तो फिर फूक फूक के कदम रखो, है कि नहीं?
सर मैंने तो क्वेश्चन कर लिया कल ही। ओके डन, वेरी गुड बेटे, अगर क्वेश्चन कल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, शुरू करें। लो बेटे, सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ये बेटे जो मैं आपको यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिखा है ना, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, इसको आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये आपके सिर्फ सोचने के तरीके को एक्सप्लेन करेगा और कोई बड़ी रीजन नहीं है, ठीक। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेस ऑफ रुपीज 981 फ्रॉम राम वर पोस्टेड एज रुपीज 918 टू द डेबिट साइड ऑफ राम्स अकाउंट, ऐसे लिखा है। कल भी मैंने बताया था कि जो भी सेंटेंस होगा आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द करेक्ट पार्ट, दैट मींस व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांजैक्शन, एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन के बाद में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके अकाउंटेंट से क्या गलती हुई है। अगर मैं सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूं स्लैश लगा के, तो मुझे कहां स्लैश लगा देना चाहिए बताओ? परचेस ऑफ 981 फ्रॉम राम, इसके बाद लगा देना चाहिए स्लैश कायदे से। सो दैट इज योर करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इतना ही तुम्हारा करेक्ट पार्ट है। इसके हिसाब से सबसे पहले डिसाइड करो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री राइट नाउ? सर करेक्ट एंट्री हो जानी चाहिए यहां पर, परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 981 एंड राम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 981। बेटा जितना बोलोगे इस पेज के लिए उतना तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो कई बार कहते हैं ना कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आजकल बड़ी रील चलती है, जितना कम बोलोगे उतना तुम्हारा एटीट्यूड निखर के आएगा, ज्यादा नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। तो अपन ने बेटे उसको अपनी जिंदगी में इतना उतार लिया है कि जहां नहीं बोलना है वहां भयंकर बोलते हैं अपन, सोना बाबू वाले केस में, ठीक है। और जहां बोलना है वहां अपन चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, बोलना है, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात करूं तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि ये जो एरर हुआ है वो एरर कब हुआ है। अगर मैं कायदे से बात करूं तो लिखा है वर पोस्टेड एज रुपीज 981 टू द डेबिट साइड ऑफ राम अकाउंट। जो गलती हुई है वो एंट्री करते समय हुई है या लेजर पोस्टिंग करते समय? लेजर पोस्टिंग करते समय, तो आपको सोचना भी किसके हिसाब से पड़ेगा? लेजर पोस्टिंग के हिसाब से। ये करेक्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री को अगर मैं सही तरीके से लेजर पोस्टिंग करने जाऊं तो कायदे से अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए था? परचेस अकाउंट को डेबिट करवाना चाहिए था 981 से और राम अकाउंट को क्रेडिट करवाना चाहिए था 981 से। इतना क्लियर है? अब अकाउंटेंट ने गलती क्या करी है बेटे वो देखो, वर पोस्टेड एज रुपीज 918 टू द डेबिट साइड ऑफ राम्स अकाउंट। इतना ठीक है? यही अकाउंटेंट ने गलती कर रखी है। अब अगर गलती कर रखी है, ध्यान से बेटे, जब कभी लेजर पोस्टिंग में गलती होती है तो थोड़ी सी अपनी स्पीड कम कर लेना, क्योंकि लेजर पोस्टिंग के अंदर कई सारे मल्टीपल ऑप्शन बनते हैं। या तो सिर्फ परचेस अकाउंट में गलती हुई होगी, पहला ऑप्शन, या तो सिर्फ राम अकाउंट में गलती हुई होगी, दूसरा ऑप्शन, और या तो परचेस अकाउंट और राम अकाउंट दोनों में गलती हो गई होगी, तीसरा ऑप्शन। ऐसा भी हो सकता है यहां पर। तो ऐसी कंडीशन में पहले डिसाइड करो कौन से अकाउंट में गलती हुई है। तो इन्होंने क्या रखा है, वर पोस्टेड एज रुपीज 918 टू द डेबिट साइड ऑफ राम अकाउंट, यानी क्वेश्चन में परचेस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, और नहीं लिखा हुआ तो आप मान के चलेंगे कि परचेस अकाउंट प्रॉपरली क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो राम अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दी है, राम अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक तो साइड भी गलत चूज किया और दूसरा अमाउंट भी गलत लिखा, दो गलतियां दिख रही हैं एक साथ, ठीक। अब इसको एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट किया है उस अकाउंटेंट के ट्रीटमेंट को एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि एंट्री को एंट्री से ही कंपेयर किया जा सकता है। अगर मैं एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अकाउंटेंट ने क्या किया है, सर परचेस अकाउंट को डेबिट किया है 981 से, ठीक। उसके बाद राम अकाउंट को भी डेबिट किया है कितने से, 918 से। तो जो अकाउंटेंट ने एक्चुअल ट्रीटमेंट अकाउंट की बुक में डाला है उसको बेटे मैंने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट के नाम से एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जर्नल एंट्री बनाने के लिए कोई फालतू का दिमाग मत लगाना। यहां पर कई बार हम जरूरत से ज्यादा का दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, वो हमारे लिए भारी पड़ जाता है। कुछ नहीं करना है, जो करेक्ट एंट्री है उसको अकाउंट की बुक में एज इट इज रिकॉर्ड कर देना है। करेक्ट एंट्री के हिसाब से परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, करवा दो डेबिट। और बोलो ना, और क्या होना चाहिए था, राम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 981 से, इसको भी क्रेडिट करवा दो। और जो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट अकाउंटेंट ने डाल रखा है इसके इफेक्ट को आपको कैंसिल कर देना है। और इफेक्ट को कैंसिल करने का सबसे बढ़िया तरीका है अकाउंटिंग के अंदर क्या बना दो, रिवर्सल एंट्री बना दो। रिवर्सल एंट्री बनाने का मतलब डेबिट को क्रेडिट कर दो और क्रेडिट को डेबिट कर देने का, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। अकाउंटेंट ने क्या किया था जल्दी बताओ, परचेस अकाउंट को डेबिट करवाया था, मैंने कहा इफेक्ट कैंसिल करना है, क्या करोगे बोलो, सर क्रेडिट करवा दो। मैंने कहा ठीक है, ये लो बेटे परचेस अकाउंट को मैंने करवा दिया क्रेडिट, हो गया क्रेडिट। और क्या किया था अकाउंटेंट ने,
राम अकाउंट को डेबिट किया था कितने से? 918 से। क्या करना है बोलो? राम अकाउंट को भी क्रेडिट करवा दो 918 से। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो निकाल के बाहर करो। है कोई कॉमन फैक्टर? परचेस। परचेस अकाउंट का डेबिट 981 किससे कैंसिल हो जाएगा? परचेस अकाउंट के क्रेडिट से कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पास में फाइनली क्या बच गया? सोच के बताओ। राम अकाउंट का क्रेडिट, राम अकाउंट, राम नहीं बच गया, राम तो अपने घर में है, अपने पास थोड़े ना बचा, हमारे पास तो उसकी एंट्री है। क्या बच गया? एक तो राम अकाउंट का क्रेडिट बच गया 981 से और एक राम अकाउंट का क्रेडिट बच गया 918 से। इतना ठीक है? दोनों ही क्रेडिट हैं तो मर्ज करके एक बार में लिखा जा सकता है। लिख दो बेटे मर्ज करके एक बार में। तो फाइनली क्या निकलेगा? राम अकाउंट क्रेडिटेड बाय ₹1899। इतना क्लियर है? अब चेक करो कि आप अपनी रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं। क्या आप एरर की रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले कर रहे हैं या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पहले कर रहे हैं? दैट मीन स्टेज 2। और या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद? स्टेज 2। स्टेज 2 में डबल एंट्री कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। नहीं हो तो किसको यूज करना? सस्पेंस अकाउंट को यूज करना। तो ले बेटे सस्पेंस अकाउंट को और यूज कर ले। तो फाइनली एंट्री क्या बन गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। तो फाइनली बेटे इसी एंट्री को फिर आप अपना फाइनल सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। ठीक है? तो लिखे बेटे फाइनल सॉल्यूशन में सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1899 एंड राम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1899। ठीक? नरेशन बेटे आप अपने मन से जैसा डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट, सौरभ का आंसर एकदम सही। सौरभ, रूबा, मुस्कान, आनंद, शुभम, मुस्कान और कौन है? नेहा, आकांक्षा। लिख लिया बेटे सबने? एंट्री वेंट्री लिख ली? नरेशन हो गया? आगे बढ़ जाऊं? चलें आगे? आ जाओ बेटे अगले ट्रांजैक्शन पे फिर। एक बहुत पुराना गाना है, सुना है तुम लोगों ने कभी? क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। कभी सुना है तुमने? नहीं सुना? आज बेटे इस स्क्रीन को देख के मेरे को वही गाना याद आ रहा है। 119 लोग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना? और लाइक करने वाले सिर्फ 51, यानी बचे हुए लोगों को या तो लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, और या तो फिर इतने महंगे लोग हैं ये, मुकेश अंबानी के बाद दूसरे महंगे लोग इंडिया में यही दिखे मेरे को बस, कि सर हमको लाइक करने में भी इतने पैसे लग रहे हैं ना हमारी जेब से कि हम वो भी नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, नहीं सुना? आगे चलो बेटे, पक्का? अगला ट्रांजेक्शन। While carrying forwarding total of sales book from one page to the next page, amount was written as 16,857 instead of 16,758। इतना ठीक है? अब यहां पर मामला किसका है? मामला है सर यहां पर सब्सिडरी बुक का। और कौन सी सब्सिडरी बुक? सेल्स बुक। तो कायदे से आपकी सेल्स बुक का टोटल कितना बनता है? करेक्ट टोटल क्या है आपका? 16,758। इतना ठीक है? तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए सेल्स बुक को सोचूं, क्योंकि अब सेल्स बुक से रिलेटेड मामला है तो सेल्स बुक को थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, भले ही दिमाग में इमेजिन करो लेकिन करना तो पड़ेगा। ये लो बेटे, ये है तुम्हारी सेल्स बुक। सेल्स बुक में बेटे तुमने अलग अलग पार्टी को सामान बेचा होगा, इसी तरीके से आप रिकॉर्डिंग करते थे। ए को गुड्स बेचा क्रेडिट में, बी को बेचा, सी को बेचा, डी को बेचा, ऐसे काम करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल ठीक करते थे सर। फिर क्या करते थे इसके बाद? इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते थे ये बताओ? इंडिविजुअल पार्टी के अकाउंट को क्या करवाते थे आप? अरे ए हमारे लिए इंडिविजुअल पार्टी है कि नहीं है? बी इंडिविजुअल पार्टी है, सी इंडिविजुअल पार्टी है, तो इनके अकाउंट का क्या करोगे आप? इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। और सेल्स बुक का जो टोटल है, ये टोटल कहां ट्रांसफर होना चाहिए? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो गलती कहां हुई है? इंडिविजुअल पार्टी के अमाउंट को लिखने में गलती हुई है या टोटल में गलती हुई है? टोटल में गलती हुई है, बिल्कुल सही। और अगर टोटल में कोई गलती हुई है तो इसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा? सेल्स अकाउंट के। ट्रायल बैलेंस से इसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा? सेल्स अकाउंट। सोच के देखो ना, आपने गलती कहां पे करी है? टोटल में गलती करी है, सेल्स बुक के टोटल में गलती करी है। और सेल्स बुक का टोटल आप कहां ट्रांसफर करते हैं? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर टोटल में तुमने कोई भी गलती करी तो इसका सीधा इंपैक्ट कौन से अकाउंट में पड़ेगा? सेल्स अकाउंट में पड़ेगा। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड इफेक्ट पड़ेगा कि क्रेडिट साइड? भाई सेल्स बुक का टोटल कहां ट्रांसफर करते हो? सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हो। तो अगर टोटल में कोई भी गलती करी तो इसका सीधा इंपैक्ट कहां पर आएगा?
सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका सीधा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। करेक्ट टोटल क्या था? 16,758 और आपने गलती से क्या लिख दिया? 16,857। तो अब असल में हुआ क्या होगा ये सोचो। अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो मुझे सेल्स अकाउंट को कायदे से सही तरीके से कितने रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था? 16,758 से मुझे क्रेडिट करना चाहिए था। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया बेटा? 16,857 से क्रेडिट कर दिया। इतना ठीक? तो कायदे से तुम्हारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था कितने से? 16,758 से। तो अगर मैं इसको एंट्री के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 16,758। ऐसे ही लिखोगे आप। अकाउंटेंट ने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट क्या कर दिया? अकाउंटेंट ने भी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट ही किया है, लेकिन कितने से? 16,857 से। इतना क्लियर है? करेक्ट एंट्री आ गई आपके पास, इनकरेक्ट एंट्री आ गई, रेक्टिफिकेशन शुरू करूं? करना क्या है बोलो? सबसे पहले जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दूं? करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या करना चाहिए? सेल्स अकाउंट को सर क्रेडिट करवा दो 16,758 से। क्लियर है इतना? इनकरेक्ट ट्रीटमेंट का मुझे क्या करना है जल्दी बोलो? इफेक्ट कैंसिल करने। रिवर्सल तो बेटे अल्टीमेट आउटकम है, करना क्या है आपको? इफेक्ट कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? रिवर्सल ट्रीटमेंट। रिवर्सल ट्रीटमेंट में क्या करना है जल्दी बताओ? सेल्स अकाउंट डेबिट करवाना है कितने से? 16,857 से। रेक्टिफाइड एंट्री बेसिक तो तैयार है। अब ये कह रहे हैं सेल्स अकाउंट को डेबिट करवाओ 16,857 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करवाओ 16,758 से। डेबिट और क्रेडिट दोनों अपोजिट साइड के ट्रांजैक्शन है, इनको सेट ऑफ करवाना पड़ेगा। सेट ऑफ मतलब कैंसिल ये वो, इन दोनों का इफेक्ट जितना एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है उतना तो कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मैं कैंसिल करूं तो कितना बच गया? 99 बच गया बेटे। 99 आउट ऑफ डेबिट रिमेनिंग है कि आउट ऑफ क्रेडिट रिमेनिंग है? आउट ऑफ डेबिट रिमेनिंग है। इसका मतलब अगर आप रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे और इन दोनों के इफेक्ट को अगर आप कैंसिल कराएंगे तब उस कंडीशन में आपको क्या कर देना चाहिए? 99 रुपीज से सेल्स अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। डबल एंट्री कंप्लीटेड है? अबे डबल एंट्री कंप्लीटेड है नहीं? तो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए किसको याद करने का? सस्पेंस अकाउंट को याद करने का। वेरी गुड। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कराओ 99 से। दिख गई बेटे रेक्टिफाइड एंट्री? हाँ या ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही दिमाग लगाएंगे। ठीक है? समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो लिखो बेटे अपनी रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 99 एंड सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 99। नरेशन आप अपने मन से जैसा डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 99। बिल्कुल सही बेटे मीनू। सस्पेंस अकाउंट वेरी गुड। आज बेटे मजा आ रहा है तुम्हारी चैट देख के ऑनलाइन वालों। आज ऐसा लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे बैठे। वेरी गुड। आगे चलूं? आगे चलूं क्या? ये बेटा इधर ऐसे देखने का। हाँ नहीं उधर नहीं, इधर ऐसा। आगे चलूं? अरे आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर आगे चलो। अगला ट्रांजेक्शन, परचेस ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग रुपीज 2000 हैज बीन पोस्टेड थ्रू द परचेस डे बुक। मुझे इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। कहां से कर दूं? कहां से कर दूं? 2000 के बाद से यहां पे लगा देना चाहिए स्लैश। इसके पहले का करेक्ट पार्ट और इसके बाद का इनकरेक्ट पार्ट। डन। लो बताओ बेटे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? अब तुम ही बताओगे बेटे, अपने से तो भूल जाओ, अपन कुछ नहीं बता रहे अब। हाँ बोलो। तो बिना रुपए पैसे की तुम्हारी एंट्री बनती कैसे? मैंने पूछा करेक्ट एंट्री बताओ तो करेक्ट एंट्री बता दी सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसे किधर गए? एक दो तीन, ऐसे चलता ना आदमी? ऐसे चलता ना कि यहां पे खड़े एक दो। भाई स्टेप बाय स्टेप चलना, काहे को जल्दी कर रहा है? हाँ समझ में आ गई ना बात? हाँ कहने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ क्या पढ़ा है अभी? करेक्ट ट्रीटमेंट पढ़ा है ना। तो करेक्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर तुम अकाउंटेंट होते तो करेक्ट एंट्री क्या बताते?
ऑफिस टेबल अकाउंट, अब ऑफिस, अच्छा ऑफिस टेबल अकाउंट, वेरी गुड बेटे सुनो, टेबल खरीदी तो डेबिट करेंगे ऑफिस टेबल अकाउंट, चेयर खरीदी तो चेयर अकाउंट, पोडियम खरीदा तो पोडियम अकाउंट, ठीक है ना, और ये अपन ने स्टेज बनवाया तो स्टेज अकाउंट, ऐसे करके तो तुम्हारे बेटे फर्नीचर के 25-50 अकाउंट नहीं खुल जाएंगे। तो भैया सीधी बात है, दैट इज द पार्ट ऑफ फर्नीचर, सीधे किसको डेबिट करने का, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो, नरेशन में लिख देना ऑफिस टेबल खरीदी, बात सही है कि नहीं। ऐसे कि हर एक एसेट के लिए एक नया अकाउंट खोल दोगे तुम। हाँ, अगर ये है कि दो एसेट बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट नेचर की हैं, जिनमें अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, जिनमें अलग अलग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होती है, तो उनके लिए सेपरेट अकाउंट खोलो, बात समझ में आती है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर बेटे आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में अगर मुझसे यहाँ की इंस्टीट्यूट के मालिक अगर मुझसे पूछते कि नवनीत अग्रवाल सर आप अकाउंटिंग पढ़ाते हो, अकाउंटिंग पढ़ाते तो हमको इस पोडियम पे डेप्रिसिएशन लगाना है, बताओ कौन सी मेथड लगाऊं। मैंने कहा लगा दो स्ट्रेट लाइन मेथड। उन्होंने कहा कितने % का डेप्रिसिएशन लगाओ, मैंने कहा लगा दो 10% का डेप्रिसिएशन। फिर उन्होंने पूछा टेबल और चेयर जो रखी हुई है सामने जिसमें बच्चे बैठते हैं उनमें डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन सी मेथड लगाऊं, क्या बोलूंगा मैं, दैट इज द पार्ट ऑफ फर्नीचर। तो जब इस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है एसएलएम के हिसाब से, तो उस फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा एसएलएम के हिसाब से, 10% वो भी 10% ये भी। अब अगर तुम बोलो कि नहीं सर पोडियम की उम्र है 10 साल, तो इसको राइट ऑफ कितने साल में करना है 10, लेकिन हम जिस टेबल और चेयर पे बैठते हैं, क्योंकि हम इतने अंगार हैं कि हम 5 साल से ज्यादा टेबल और चेयर को चलने नहीं देते, हमारे स्कूल वालों से जाके पूछो, तो फिर उसकी उम्र कितनी हो गई 5 साल, तब उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 20%। तो बात अलग है, फिर आप अलग अलग अकाउंट ओपन करो, समझ में आ गई बात। तो यहां पर डेबिट क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, और आपने कैश पे किया इसलिए क्या कर देना चाहिए, कैश अकाउंट इज टू बी, सॉरी क्रेडिट में परचेस किया, क्रेडिट में किया था ना। हाँ सर ये कैसे पता क्रेडिट में है कि कैश में है, इन्होंने कहा रिकॉर्ड किया है बेटे, परचेज डे बुक में किया। परचेज बुक में आप कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं या क्रेडिट के, क्रेडिट के। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी किसमें हुआ होगा, क्रेडिट में हुआ होगा, तब तो ये कहां पे चला गया परचेज डे बुक में, गलती से ही सही कहां चला गया परचेज डे बुक में, तो एंट्री क्या बन गई, करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट। इतना क्लियर है। अब अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो मुझे 2 अकाउंट चाहिए, कौन कौन से 2 अकाउंट चाहिए बॉस, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा पार्टी अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट को क्या कर देना है डेबिट, पार्टी अकाउंट को क्या कर देना है क्रेडिट। अकाउंटेंट ने क्या किया, पोस्टेड थ्रू द परचेज डे बुक, यानी फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने की बजाय इसने किसको डेबिट कर दिया होगा, परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। तो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट क्या बन गया, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट बाय ₹2000। इतना क्लियर है। रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है, सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 करेक्ट एंट्री एज इट इज रिकॉर्ड करो। लो बेटे तुमने बोला मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए, पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए, एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया अपन ने। इनकरेक्ट एंट्री का क्या करना है, इनकरेक्ट एंट्री का क्या करना है, ऑनलाइन वालों जवाब नहीं आ रहे तुम्हारे, हाँ इनकरेक्ट एंट्री का क्या करना है, इफेक्ट कैंसिल करना है। इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, रिवर्सल एंट्री करोगे, करा दो रिवर्सल एंट्री। परचेस अकाउंट को क्या किया था डेबिट, ठीक करने के लिए क्या करना क्रेडिट, करवा दो बेटे क्रेडिट, ये लो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो गया। पार्टी अकाउंट को क्या किया था, क्या किया था क्रेडिट, ठीक करने के लिए क्या करना डेबिट, करा दो डेबिट, कहानी खत्म। ये लो बेटे पार्टी अकाउंट डेबिट। कोई कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल करो, है कोई, कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है सर, पार्टी अकाउंट का डेबिट और पार्टी अकाउंट का क्रेडिट, ये दोनों ही कॉमन फैक्टर है, इन दोनों को ही आपस में सेट ऑफ करवाया जा सकता है। करवा दो सर, करवा दिया। अब क्या बच गया तुम्हारे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, मिल गई रेक्टिफाइड एंट्री, पक्का। बस बेटे नोट कर लो, रेक्टिफाइड एंट्री होगी यहां पर, परचेस ऑफिस फर्नीचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2000 एंड परचेस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2000। डन, अरे बोलो ना, वेरी गुड। चलें आगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2000 टू परचेस अकाउंट 2000, बिल्कुल सही बेटे आयुषी। फर्नीचर अकाउंट फरहान, आशी, आनंद, आकांक्षा, ठीक है, मतलब सभी को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो बनने लगा है, ठीक है। आगे चलो, पक्का। अगला ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन आपके पास, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक इन मार्च 2006 हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹1000। अंडरकास्टेड का मतलब, कास्टिंग का मतलब हो गया टोटल, अंडर का मतलब हो गया कम, यानी जरूरत से कम टोटल किया आपने, इतना ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं इस एरर को रेक्टिफाई करने जाऊं तो एरर तो यही बताता है कि बुक कौन सी है तुम्हारी, रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेस रिटर्न बुक की सेल्स रिटर्न,
परचेस रिटर्न बुक। अब परचेस रिटर्न बुक में अब रिटर्न बुक का सवाल है तो थोड़ा बुक के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। ये है आपकी परचेस रिटर्न बुक। जिस जिस सप्लायर को आप गुड्स वापस करोगे क्रेडिट में, उन सारे ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे आप? परचेस रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इतना ठीक। आपने बेटे ए को गुड्स रिटर्न किया, आपका कोई सप्लायर था बी, उसको भी गुड्स रिटर्न कर दिया, आपका कोई सप्लायर सी था, उसको भी रिटर्न कर दिया। ऐसी लेजर पोस्ट, ऐसी एंट्री होगी आपकी परचेस रिटर्न बुक में। इसके बाद आप इसकी क्या करेंगे? लेजर पोस्टिंग, क्योंकि परचेस रिटर्न बुक अपने आप में कौन सी बुक है? सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक में हमेशा ट्रांजैक्शन कौन से रिकॉर्ड होते हैं? ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखना बेटे, बुक की क्लासिफिकेशन दो तरीके से होती है। अक्सर बेटे ये इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट सवाल भी है। कहां है मेरी फाइल? हाँ, ये बेटे आपके इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन भी है। जितनी अकाउंट्स की बुक होती हैं उन सारी अकाउंट्स की बुक को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट, एक होती हैं प्राइमरी बुक, एक होती है प्राइमरी बुक और एक होती है सेकेंडरी बुक। प्राइमरी बुक का मतलब कोई भी ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी बुक। Any of the books of account in which transaction will be recorded first of time, that is known as what? Primary book. लेकिन एक बार ट्रांजैक्शन किसी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद दूसरी बार ये ट्रांजैक्शन जहां ट्रांसफर होगा उस बुक को आप क्या कहोगे? सेकेंडरी बुक। इस डेफिनेशन के हिसाब से जर्नल प्रॉपर प्राइमरी बुक है कि सेकेंडरी बुक है? प्राइमरी बुक। सेल्स बुक, परचेज बुक, लेजर, सेकेंडरी बुक। समझ में आ गई बात? पक्का? तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो आपकी बेटे एक सबसे पहली बुक होती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर किसके अंदर चली गई? प्राइमरी बुक के अंदर चली गई। दूसरा बेटे परचेज बुक, परचेज बुक किसके अंदर चली गई? प्राइमरी बुक चली गई। वैसे ही बेटे सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, ये सब किसके अंदर चली गई? प्राइमरी बुक के अंदर चली गई। और आखिरी में आपके पास में बच जाती है एक लेजर। लेजर कौन सी बुक हो गई आपकी? सेकेंडरी बुक हो गई। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? पक्का? अब इसके बाद आराम से सोच के बताओ, कल को आप किसी कंपनी में हेड अकाउंटेंट हैं, अकाउंट ऑफिस के अंदर आग लग जाती है और ऑफिस के एक कोने में रखी है जर्नल प्रॉपर, यानी सारी सबसे ये वाली बुक जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सारी कहां पे रखी है? एक कोने में, और लेजर रखी है दूसरे कोने में। आपके पास में इतना ही समय है कि या तो प्राइमरी बुक बचा लो और या तो लेजर बचा लो। प्राइमरी बुक बचाने जाओगे तब तक लेजर पूरी जल चुकी होगी, लेजर को बचाने जाओगे तो प्राइमरी बुक पूरी पूरी जल चुकी होगी। इतना क्लियर है? किसको बचाओगे? लेजर को बचाओगे। क्यों? प्राइमरी बुक क्यों नहीं? सर अगर प्राइमरी बुक बचा भी ली तब उसकी सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद ही आगे का अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि प्राइमरी बुक जलती है जलने दो, लेजर को बचा लो, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन तो उसमें प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करके लिखे हुए हैं। इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है आपकी? लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेस इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? प्राइमरी बुक लेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंपॉर्टेंस के बेसिस पर मैं क्लासिफाई करने जाऊं तो यहां पर बुक्स की दो कैटेगरी बन जाती है। एक होती है बेटे प्रिंसिपल बुक और एक क्या होती है आपकी? प्रिंसिपल बुक, और एक क्या होती है आपकी? सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस के बेसिस पे क्लासिफाई करूं तो जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक सब किसके अंदर आ जाती हैं? आपकी सब्सिडियरी बुक के अंदर आ जाती है। और लेजर किसके अंदर आ जाती है? फिर प्रिंसिपल बुक के अंदर आ जाती है। समझ में आई बात? ये इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। इन सब में मैंने एक बुक का नाम नहीं लिखा, बता सकते हो कौन सी? कैश बुक। याद आया? एक बुक और मेंटेन करते थे, कौन सी? कैश बुक मेंटेन करते थे। अब कैश बुक किसकी कैटेगरी में आएगी? प्राइमरी बुक की कैटेगरी में आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो वो कौन सी बुक हो गई? प्राइमरी बुक। और अगर आपने कैश बुक मेंटेन करी है तो क्या आप अपने लेजर में कैश अकाउंट ओपन करेंगे? बताओ ना। अगर आपने कैश बुक मेंटेन करी है तो क्या उसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए आप अपने लेजर में कैश अकाउंट ओपन करेंगे? यस और नो?
बिल्कुल ओपन करेंगे हाँ या ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। कभी धोखे से ऐसा हाँ मत बोल देना मेरे भाई। भाई जब भी बोलता हूं तो बहनें इंक्लूडेड है, ठीक है ना? गर्ल्स ये ना सोचो कि सर लड़कों को पढ़ाते हैं हमारी तो ध्यान नहीं देते, तो भाई भाई बोलते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ, तो भाई और बहनों ऐसा बोल मत देना कभी। अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, ना तो जर्नल प्रॉपर के अंदर कैश की एंट्री बनेगी और ना तो लेजर के अंदर तुम कैश अकाउंट ओपन करोगे। क्योंकि धोखे, सर इसके पीछे का लॉजिक बताओ। लॉजिक बड़ा सिंपल है। आपने जब कैश बुक बनाती थे, आप जब भी कैश बुक बनाते थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ऐसी कैश बुक बनाते थे आप, उसका फॉर्मेट कैसा होता था? लेजर के जैसा होता था फॉर्मेट। तो अल्टीमेटली आपने कहा कि ये प्राइमरी बुक है, जब भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा पहली बार कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। लेकिन फॉर्मेट कैसा रखा? डेबिट और क्रेडिट। लटका दिया बेटे सूली पे इसको भी तुमने। अरे हाँ या ना? जब भी कैश आएगा कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। और जब भी कैश जाएगा कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। और बड़े अच्छे से आपने नाम भी दे दिया, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज नोन एज रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज नोन एज व्हाट? पेमेंट साइड। ऐसे ही नाम लिखा था ना आपने, हाँ या ना? तो मुद्दा यहां पर यह है कि भैया अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो क्या आप कैश की एंट्री जर्नल प्रॉपर में करेंगे? द आंसर इज नो। क्या आप कैश अकाउंट लेजर में ओपन करेंगे? द आंसर इज नो। कैश बुक एक इकलौती ऐसी बुक है जो प्राइमरी बुक भी है और सेकेंडरी बुक भी है। कैश बुक एक इकलौती ऐसी बुक है जो प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडरी बुक भी है। तो पूरी अकाउंटिंग में, पूरी बुक कीपिंग में इकलौती सिर्फ कैश बुक ऐसी है जो अपने आप में दोनों फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर देती है। यही प्राइमरी बुक है, यही सेकेंडरी बुक है, यही प्रिंसिपल बुक है और यही सब्सिडरी बुक भी है। समझ में आ गई बात? तो ये एक एक्सेप्शनल केस बनता है। बाकी तो बुक्स कहीं ना कहीं अपनी जगह ठिकाना ढूंढ ही लेती हैं, ठीक है ना? लेकिन सिर्फ कैश बुक की ऐसी कैटेगरी बनती है जो सबके अंदर बिलोंग करेगी। इतना क्लियर है? तो अब सवाल ये आता है कि सर हम तो बात कर रहे थे इसकी, किसकी? परचेस रिटर्न बुक की। तो परचेस रिटर्न बुक कौन सी बुक है आपकी? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक है तो लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे? समझाओ बेटे, लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे? अरे कोई बताएगा लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? सर इन परचेस रिटर्न की एंट्री क्या बनाते हो? अरे एंट्री तो बता ही सकते हो। हाँ, क्या एंट्री बनती है परचेस रिटर्न की? पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ऐसी एंट्री बनती है ना? तो लेजर पोस्टिंग करोगे तो क्या करोगे? इंडिविजुअल पार्टी के अकाउंट क्या करवाने पड़ेंगे? डेबिट करवाने पड़ेंगे। और इसका जो टोटल होगा, ये टोटल कहां ट्रांसफर होगा? परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। याद रहेगी बात? अगर कभी याद ना आए कि इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है तो हमेशा उसकी एंट्री को याद करो। एंट्री में क्या है? पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट। तो एंट्री खुद ही कह रही है पार्टी अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। और परचेस रिटर्न अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। तो परचेस रिटर्न बुक का टोटल ये भी कहां ट्रांसफर होगा? आपके क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। कौन से, किस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा? रिटर्न आउटवर्ड बुक का परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। इतने ठीक? तो अगर टोटल में तुमने कोई भी गलती करी तो इसका इफेक्ट कहां पर आएगा? परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तुमने गलती क्या करी है? 1000 रुपए से सर हमने टोटल कम किया है, यही गलती है। यानी अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि एक्चुअल टोटल 5000 का था तो तुमने टोटल कितना किया है? 4000। एक्चुअल टोटल 10,000 का था तो तुमने टोटल कितना किया है? 9000। यही किया है ना आपने? अब इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया होगा? सर हमारा जो परचेस रिटर्न अकाउंट बना होगा उसमें भी क्रेडिट साइड में 1000 रुपए आपने कम ट्रांसफर किए होंगे। तो अब आपके क्रेडिट साइड में क्योंकि 1000 रुपीज कम ट्रांसफर्ड हैं तो एरर को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सर 1000 रुपए और ट्रांसफर कर दो, उसमें क्या है? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सर एक काम करो, परचेस रिटर्न अकाउंट में 1000 रुपए और क्रेडिट करवा दो, लो बन गई तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री। समझ में आ गई बात? पक्का? तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट। डबल एंट्री कंप्लीटेड है? नहीं है। किसको याद करने का? सस्पेंस अकाउंट जल्दी आओ। आ गया बेटे, कितने से? 1000 रुपए से। एंट्री क्या बन गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट। इतना ठीक? लिखे बेटे जल्दी से, सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000 एंड रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। डन? पक्का? आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हाँ, मैं बेटे आपको हमेशा क्लास के अंदर एक चीज हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई एंट्री लिखें तो यहां पर सिर्फ एंट्री लिखें। नरेशन के लिए हमेशा 2 लाइन की जगह छोड़ें। और नरेशन कब लिखा करें? होमवर्क में। मैं इसका कारण बताता हूं क्या होता है। रीजन असल में यह होता है कि एग्जाम में एंट्री बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन नरेशन लिखने में डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा।
कभी अगर देखना होगा, प्रैक्टिकली भी देखना होगा ना, तो अभी जब पेपर देने जाओगे तो तुम्हारे आजू बाजू में कोई ना कोई तो बैठेगा, उसको देखना बेटे वो पेपर कैसे देता है। पता है वो पेपर कैसे देता है प्रैक्टिकली? तीन घंटे के पेपर में 1 घंटे ऑन एन एवरेज बता रहा हूं क्या होता है, ऑन एन एवरेज 3 घंटे के पेपर में एक स्टूडेंट 45 मिनट सोचता है, 45 मिनट सिर्फ किसको देता है? वो सोचने में देता है। और एक्चुअल राइटिंग कितनी देर करता है वो? 2 घंटे 15 मिनट, 2.25 घंटे की एक्चुअल राइटिंग करता है वो। और इंस्टीट्यूट तुमसे जो पेपर मांगती है वो पता है क्या मांगती है? कि आप 2 घंटे 45 मिनट लिखेंगे। क्या करेंगे आप? 2 घंटे 45 मिनट लिखेंगे। सोचने के लिए तुमको आधे घंटे अलग से दे दिया ना हमने। आंसर शीट मिलने के 15 मिनट पहले तुमको सोचने का समय दिया था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो 15 मिनट पहले दे दिया था आपको हमने, तो 15 मिनट पहले भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ के सोच रहे थे। और इन 3 घंटों में आपको सोचने के लिए कितना समय मिलेगा? 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय है। तो इंस्टीट्यूट का पेपर डिजाइन ऐसा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहे तो उसको कंटिन्यूअसली 2 hours 45 मिनट तक राइटिंग करनी पड़ेगी। ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द 100% पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन। और यहीं पर जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा अकाउंट का पेपर छूट गया, तो उनका पेपर सिर्फ वो आधे घंटे का छूटता है। देखना, सिर्फ वो आधे घंटे, और आधे घंटे में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट मिलेंगे, जो सीनियर मिलेंगे आपको, उनसे पूछना आपका सीए फाउंडेशन में अकाउंट का पूरा पेपर हो गया था क्या? वो बोलेंगे नहीं यार, 4 क्वेश्चन हुए थे, 1 क्वेश्चन छूट गया था। 70-80% ऑफ द स्टूडेंट विल डेफिनेटली गिव द आंसर कि यार एक क्वेश्चन छूट गया, या आखिरी का एक क्वेश्चन मेरा पूरा नहीं हो पाया, बस मैंने चालू ही किया तो उतने में बेल बज गई, पेपर देना पड़ गया। और वो एक क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है। और कायदे से देखा जाए तो वो एक क्वेश्चन ही तुम्हारे पास और फेल की डिमार्केशन लाइन होती है। क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है बेटे, सीए फाउंडेशन में जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट कितने आते हैं? हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। एग्रीगेट में कितने चाहिए? 200 चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स मालूम है कैसे मिलेंगे? 185 से लेके 198 के बीच में। अगर आप कहते हैं कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 30% है, तो 30% तो पास हो गए। हिल कितने हुए? 70%। उन 70% में से अगर आप 50% जो बचे हुए हैं उनका रिजल्ट उठा के देखोगे तो उनका रिजल्ट आपको इसी रेंज में मिलेगा। वो सिर्फ निपटते हैं तो कितने नंबर से निपटते हैं? 15-20 नंबर से निपटते हैं। और वो 15-20 नंबर तुम्हारा जो आखिरी क्वेश्चन अकाउंट का छूटा हुआ है ना, वो उसका गड्ढा भर सकता था बॉस। इसलिए 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करना है, और उसलिए सोचने की प्रैक्टिस तुम्हारी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, लेकिन कभी तो सोचना है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, सबसे ज्यादा आप एंट्री बनाते समय कम ही सोचोगे। ज्यादा कहां सोचोगे? नरेशन लिखते समय, कहीं मेरा नरेशन गलत ना हो जाए, कहीं मेरा नरेशन इनकम्प्लीट ना हो जाए। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स को एंट्री बनाते समय तो बिल्कुल सही एंट्री बनाते हैं, लेकिन नरेशन लिखते समय बड़े प्रिकॉशियस हो जाते हैं। इतने प्रिकॉशियस हो जाते हैं कि जितना टाइम तो उन्होंने एंट्री बनाने में नहीं लगाया, उससे ज्यादा समय तो वो नरेशन लिखने में लगाते हैं। क्योंकि बचपन में हमको सिखा दिया जाता है जो क्वेश्चन में लिखा है वही छाप दे। नरेशन के नाम पे तो यही सीखा ना अपन ने, जो क्वेश्चन में लिखा उसी के आगे क्या लिख दो? ब्रैकेट में बीइंग लिख दो, और जो क्वेश्चन में लिखा उसी को छाप दो। ठीक। और यहां पे जब देखते हैं तो अरे बाप रे, इतना खतरनाक नरेशन लिखा जाता है क्या? फिर जब हम मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब पता चलता है कि नरेशन भी अपने आप पे कितना स्पेसिफाइड होता है। इसीलिए नरेशन लिखने की आदत घर के लिए रखें। सोच सोच के, थोड़ा थोड़ा करके लिखें। एक ही बार तो सोचना है जिंदगी में, बार बार थोड़े ना सोचना है। एक बार घर में बैठ के सोच लिया तो बस तुमको लैंग्वेज समझ में आ गई। लैंग्वेज समझ में आ गई कि हमको इसी लैंग्वेज में अपने नरेशन को ड्राफ्ट करना है, तो बस कहानी खत्म। फिर उसके बाद में दोबारा सोचना नहीं पड़ता। आगे चलो, अगला ट्रांजेक्शन। An amount of 3,000 received from Vijay was debited to his account. मुझे इसको बेटे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कहां स्लैश लगा दूं? विजय तक स्लैश लगा दो। लो बेटे, करेक्ट एंट्री बताओ क्या होगी? कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विजय अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। लेजर, अब गलती कब हुई है? एंट्री के समय कि लेजर पोस्टिंग के समय? पोस्टिंग के समय। साफ समझ में आ रहा है सर? डेबिटेड टू हिज अकाउंट, जब ऐसे वर्ड लिखे होते हैं तो इसका मतलब गलती कब हुई है? लेजर पोस्टिंग। तो 1 मिनट के लिए लेजर पोस्टिंग सोचो। अगर करेक्ट एंट्री की आप लेजर पोस्टिंग करते तो 2 अकाउंट की जरूरत पड़ती है, कैश अकाउंट और दूसरा विजय अकाउंट। यही जरूरत पड़ती है आपको। कैश अकाउंट को क्या करवाते हैं आप? डेबिट, और विजय अकाउंट को क्या करवाते हैं आप? क्रेडिट। ये आपकी करेक्ट लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए थी। अब देखो अकाउंटेंट ने क्या गलती करी है। was debited to his account। हिज से मतलब किसका है यहां पर? विजय से।
विजय के अकाउंट को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट, इन्होंने विजय अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब मैंने कहा अकाउंटेंट ने जो एक्चुअल ट्रीटमेंट डाला है उसको एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अकाउंटेंट ने कैश अकाउंट को डेबिट करवाया, अकाउंटेंट ने विजय अकाउंट को भी क्या करवाया, डेबिट। तो अगर एंट्री के फॉर्म में लिखूं तो कैश अकाउंट भी डेबिट करवाया और साथ में विजय अकाउंट को भी क्रेडिट करवाया। मिल गई इनकरेक्ट एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री बनाना है, पहले क्या करना है बोलो, करेक्ट एंट्री एज इट इज रिकॉर्ड करो। बेटे तुमने बोला और मैंने कर भी दिया, ये लो बेटे, कैश अकाउंट को भी डेबिट करवा दिया, विजय अकाउंट को भी क्रेडिट करवा दिया। अगला स्टेप, जो अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट डाला है सबके इफेक्ट को कैंसिल करो। इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करना है, रिवर्सल एंट्री कर दो बेटे। कैश अकाउंट को क्या किया था अकाउंटेंट ने, डेबिट, तुमने क्या करना, क्रेडिट करवा दिया। अगला जल्दी बोलो क्या करना है, विजय अकाउंट को अकाउंटेंट ने क्या किया था, डेबिट, क्या करोगे, क्रेडिट करवा दो बेटे, क्रेडिट, ये लो क्रेडिट भी करवा दिया। कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर है, कौन सा, कैश अकाउंट, कैंसिल करो, ये लो बेटे, कैश अकाउंट का डेबिट क्रेडिट एक दूसरे से कैंसिल, क्या बच गया, विजय अकाउंट बच गया। ठीक है, तो विजय अकाउंट को क्रेडिट करवा देना चाहिए कितने से, 3000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 6000 से क्रेडिट करवा दो और डबल एंट्री कंप्लीट है क्या रे बेटा, नहीं, क्या करना बोल, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करवाओ। ठीक है, तो बेटे फाइनली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विजय अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹6000। ठीक, नरेशन के लिए जगह छोड़ दें, अगर लिख रहे होंगे तो लिख लें, आपकी मर्जी। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट 6000, रूबा, अंश, धनश्री, मुस्कान, आनंद, निकिता, स्टडी विथ रिया, वेदिका, नेहा, मीनू, सबके आंसर एकदम सही। डन, चलूं आगे। अगला सेंटेंस, a sum of rupees 1300 had been previously written off as bad debts were received from the Anand, a customer, and the same was credited to Anand personal account। मुझे बेटे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, कहां स्लैश लगा दूं, आनंद के बाद स्लैश लगा देना चाहिए। ठीक है, लो बेटे ये है तुम्हारा करेक्ट पार्ट। आपको आनंद नाम के कस्टमर से 1300 रुपीज रिसीव हुए, लेकिन ये पैसे वो थे जिसके लिए आप ऑलरेडी इसे बैड डेट्स के नाम पे अकाउंट की बुक में पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, इतना ठीक है। क्लियरली मेंशन है सम ऑफ रुपीज 13,000 विच हैड बीन प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, यानी पहले जिसको हम बैड डेट्स के नाम पे राइट ऑफ कर चुके थे वो आनंद से अब जाके 1300 रुपीज रिसीव हुए हैं। करेक्ट एंट्री क्या बनाओगे, आनंद अकाउंट डेबिटेड टू, नहीं, हाँ, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स अगर आप किसी को ऑलरेडी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं तो आप क्या करोगे, आप रिकवरी करोगे, तो क्रेडिट क्या हो जाना चाहिए, कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। इतना ठीक। गलती कब हुई है, एंट्री के समय कि लेजर पोस्टिंग के समय, लेजर पोस्टिंग के समय गलती हुई है। लेजर पोस्टिंग के समय गलती हुई है तो पहले लेजर पोस्टिंग सोचो बेटे। अगर आप अकाउंटेंट होते तो लेजर पोस्टिंग के नाम पे क्या करते, कैश अकाउंट को डेबिट करवाते और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्या करवाते, क्रेडिट। अब बेटे देखो अकाउंटेंट से गलती क्या हुई है, एंड द सेम वॉज क्रेडिटेड टू आनंद पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट कहां होना चाहिए था इसको, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में तो क्रेडिट किया नहीं, इसकी जगह क्रेडिट कहां करवा दिया, आनंद अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया। जो अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट डाला इसको एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, बताओ अकाउंटेंट ने क्या किया, सर कैश अकाउंट को डेबिट करवाया था अकाउंटेंट ने, कैश अकाउंट को मैंने भी डेबिट करवा दिया। आनंद अकाउंट को क्रेडिट करवाया था, एंट्री में आनंद अकाउंट को भी क्रेडिट करवा दिया। बस उठाओ एंट्री बनाओ, किस्सा खत्म। कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया जाए, कर दिया। जो अकाउंटेंट ने एक्चुअल ट्रीटमेंट डाला था उन सबके इफेक्ट कैंसिल करो। रिवर्सल ट्रीटमेंट डालोगे, रिवर्सल ट्रीटमेंट बताओ क्या करना है, कैश अकाउंट को क्या किया था, डेबिट, रिवर्सल के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। लो बेटे कैश अकाउंट को मैंने भी क्रेडिट करवा दिया। आनंद अकाउंट को क्या किया था इसने, क्रेडिट। रिवर्सल करने के लिए क्या करना है, डेबिट। लो बेटे आनंद अकाउंट को डेबिट करवा दो, करवा दिया। कोई कॉमन फैक्टर होगा तो कैंसिल करो। सर कैश अकाउंट का डेबिट कैश अकाउंट के क्रेडिट से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो फाइनली क्या बच गया तुम्हारे पास, आनंद अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। लिखो बेटे एंट्री, आनंद अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1300 एंड bad debts recovered account is to be credited by ₹1300। Done? पक्का? आगे चलो फिर। लो बेटे अगला लगभग आखिरी ट्रांजैक्शन, a sale of ₹1200 to Singh and Company
वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, स्लैश लगाना है, कहां लगा दूं, सिंह एंड कंपनी के बाद में स्लैश लगा देना चाहिए, बिल्कुल ठीक, करेक्ट एंट्री बताओ। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक। बेटे गलती कब हुई है, एंट्री के समय, लेजर पोस्टिंग के समय, पोस्टिंग। तो बेटे अगर आप अकाउंटेंट होते तो करेक्ट लेजर पोस्टिंग क्या करते, सिंह एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट करवाते और साथ में क्या करते, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करवाते हैं। ये तो आपकी करेक्ट एंट्री हो गई और करेक्ट लेजर पोस्टिंग हो गई। अकाउंटेंट ने क्या गलती करी है, क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, देयर अकाउंट का मतलब यहां पर किससे है, सिंह एंड कंपनी से। तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट करवा दिया 1200 से। अब अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट डाला है उन सबका एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अकाउंटेंट ने सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट करवाया और साथ में अकाउंटेंट ने सेल्स अकाउंट को भी क्या करवाया, क्रेडिट करवाया। तो अगर मैं इसको एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट भी क्या हुआ है, 1200 से क्रेडिट, और उसके बाद में सेल्स अकाउंट भी क्या हुआ है, 1200 से क्रेडिट। रेक्टिफाइड एंट्री बताओ, पहले क्या करना है, जल्दी बोलो। करेक्ट एंट्री को एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया जाए, क्या बन गई बेटे, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड बाय 1200 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय ₹1200। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, रिवर्सल कर दो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट का। सिंह एंड कंपनी अकाउंट को क्या करवाया था, क्रेडिट, रिवर्सल के लिए क्या करना है, डेबिट कर दो, ठीक है, करवा दिया डेबिट, ये लो। और क्या करना है जल्दी बताओ, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था पहले, रिवर्सल के लिए क्या करोगे, डेबिट करना है, ये लो बेटे, सेल्स अकाउंट को रिवर्सल के लिए डेबिट करवा दो, करवा दिया। कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है क्या, सेल्स अकाउंट का कॉमन फैक्टर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से कैंसिल करो, फाइनली क्या बच गया, सिंह अकाउंट डेबिटेड बाय 1200, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड बाय 1200, दोनों को कंबाइंड करके लिखा जाए तो क्या लिखोगे, सिंह एंड कंपनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2400। इतना क्लियर, डबल एंट्री कंप्लीटेड है, नहीं है, क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट। तो फाइनली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी यहां पर, सिंह एंड कंपनी होना था, आनंद कैसे आ गया, अच्छा ये सिंह एंड कंपनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2400 एंड सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2400। इतना ठीक, सारे एरर रेक्टिफाइड हो गए। आगे बढ़ जाऊं, पक्का, चलो। सारे एरर के रेक्टिफिकेशन के बाद आपसे क्वेश्चन ने एक चीज और मांगी है, कौन सी, सस्पेंस अकाउंट और मांगा है आपसे, मांगा ना सस्पेंस अकाउंट। चलो सर, अगर क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट ना मांगा गया होता तो बनाते कि नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते, ये गलती मत करना धोखे से भी। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं मैं इसलिए आपको बीच बीच में गलती करने के लिए उकसाता हूं क्योंकि 11th और 12th के अंदर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तब वहां पर आपकी अजम्पशन कुछ अलग होती थी, लेकिन अब आप सीए फाउंडेशन का जब पेपर सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपकी अजम्पशन बदल जाएगी। इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि अगर आपकी अकाउंट की बुक में एरर थे तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली हुआ था, बोलो ना, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ था क्या, नहीं। टेम्परेरी टैली करवाने के लिए क्या किया तुमने, सस्पेंस अकाउंट डाल दिया, यानी तुम्हारी अकाउंट की बुक में एक अकाउंट ऑलरेडी खुला पड़ा है, कौन सा खुला पड़ा है, सस्पेंस अकाउंट। और जब तुम कहते हो कि हमने सारे एरर ढूंढ लिए, सारे एरर को ढूंढ के हमने रेक्टिफाई करवा दिया, तो क्या सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हो जाना चाहिए, सोच के देखो ना। अकाउंट की बुक में एरर थे तो सस्पेंस अकाउंट भी था, तो जब अकाउंट की बुक में से सारे एरर ढूंढ के तुमने रेक्टिफाई कर दिए तो सस्पेंस अकाउंट भी क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। और सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे, एरर को रेक्टिफाई करने के बाद, ये दिखाना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 10 मार्क्स का आएगा। रेक्टिफाइड एंट्री कितनी बनाई है आपने, 7 नंबर इसमें हो गए आपके, 3 नंबर कहां जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट। इकलौता सस्पेंस अकाउंट कितने मार्क्स का पता है, 3 मार्क्स का है। आप स्टूडेंट कई बार आके कहते हैं सर मैंने तो पूरा पेपर बनाया था, इंस्टीट्यूट वालों ने मार्क्स ही नहीं दिए, देखो ना सर 85 नंबर मिले। फिर मैं भी कहता हूं कि बोला अपनी कॉपी, अपन भी देखते हैं क्या दिक्कत है। अब तुम एंट्री कर रहे हो, सस्पेंस अकाउंट नहीं बना रहे, तो इंस्टीट्यूट वाले मार्क्स कहां से दे देंगे आपको, समझ में आ गई बात। इसलिए अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा हो और एरर की रेक्टिफिकेशन में आपने सस्पेंस अकाउंट को यूज किया है तो एट लास्ट आपको सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाना कंपलसरी होगा, वेदर इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन और नॉट। समझ में आ गई बात। तो सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज रिमेंबर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आगे बढ़े, लो बेटे सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट लगभग कुछ इसी तरीके का होना चाहिए। भाई क्या हो गया, यही तो है, हाँ ये लो बेटे, लगभग आपका सस्पेंस अकाउंट इसी तरीके से होना चाहिए। ये रहा बेटे सस्पेंस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आगे चले। अब सर सस्पेंस अकाउंट बनाए तो कैसे बनाए, एक एक एंट्री उठाओ। सबसे पहले रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाई थी,
suspense account is to be debited by rupees 1899 and RAM account is to be credited by rupees 1899. यही बेटे आपकी पहली एंट्री बनी थी, हाँ या ना? यही बेटे आपकी पहली एंट्री बनी थी। लो बेटे, इसी पहली एंट्री के हिसाब से आप अपने एरर को रेक्टिफाई करें, सॉरी लेजर पोस्टिंग करें। आपको क्या बेटे यहां पर राम अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट दोनों बनाना है या सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बनाना है? सस्पेंस अकाउंट बनाना है। एंट्री कहती है सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करवाओ कितने से? 1899 से। इसका मतलब एंट्री कहती है कि भैया सस्पेंस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने रुपए लिख देने का? 1899। इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हो? राम अकाउंट। तो पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखने का? राम अकाउंट। डन, पक्का? हाँ बेटे आगे चलते हैं। अगली एंट्री आपने बनाई थी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। इसकी भी लेजर पोस्टिंग हो जानी चाहिए। हाँ, 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो ना क्रेडिट साइड में एंट्री करते समय, रीजन बताता हूं बाद में। आगे चलो। हाँ लो बेटे, एंट्री कहती है सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹99। ठीक, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करवा दिया आपने 99 से। डेबिट इफेक्ट कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट में। हो गया इतना? आप अगर अपनी थर्ड रेक्टिफाइड एंट्री की बात करोगे तो थर्ड रेक्टिफाइड एंट्री थी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है क्या? क्रेडिट करना है क्या? नहीं, कहानी खत्म। आगे चलो फिर। अगली एंट्री थी सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000 एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। बोलो क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में ₹1000 ट्रांसफर कर देने। करवा दी लेजर पोस्टिंग। आगे चले? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट एंट्री आपने बनाई थी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट। According to this entry, the suspense account is to be debited by ₹6,000. That means we have to transfer ₹6,000 on the left hand side of your suspense account. ठीक क्लियर है? तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करवाओ कितने? 6,000। इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हो? विजय अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपने बनाई थी यहां पर आनंद अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कोई इफेक्ट आएगा सस्पेंस अकाउंट पे? नहीं। आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट एंट्री आपने बनाई थी सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द एंट्री सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2400 एंड डेबिट इफेक्ट विल बी ट्रांसफर टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट। इतना क्लियर है? अब कायदे से अगर सबका यहां तक लिख के हो गया होगा तो बताएं। डन। कायदे से इतना करने के बाद अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। अकाउंट को अगर टैली करने जाओगे तो डेबिट का टोटल होता है 8899, तो क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 8899। क्या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? कितने का? सर ₹6400 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। इतना ठीक है? अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या रहा होगा सोचो एक बार। व्हाट इज दिस बैलेंसिंग फिगर? हाँ, ध्यान से सुनो, सोच के देखो। आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, अकाउंट की बुक में एरर थे, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ होगा। बोलो ना, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ होगा कि नहीं? नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस। टेम्पररी उसको टैली करवाने के लिए तुमने क्या कर दिया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तो अगर तुमने टेम्पररी टैली करवाने के लिए सस्पेंस अकाउंट में कुछ ना कुछ तो अमाउंट डाला होगा। कितना अमाउंट डाला था? पता नहीं। तो यहां पर जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ये बताता है कि आपके ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंस आ रहा था तो कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा था? ₹6400 का डिफरेंस आ रहा था। और इसका मतलब आपने अपने सस्पेंस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है? 6400, एंड दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ गई बात? सो दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहीं पे लिख देना बैलेंसिंग फिगर। इतना क्लियर है? सर अगर मान लो, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। सर अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी दिया होता तो फिर क्या करते आप? मान लो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन में इतना भी लिखा हुआ है, द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली एंड दे पुट द डिफरेंस इनटू सस्पेंस अकाउंट, दे पुट द डिफरेंस ऑफ ₹3000 इनटू सस्पेंस अकाउंट, ऐसा और लिख देते। ये मान लो, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी है क्वेश्चन में। कितने का? 3000 का। फिर क्या करते आप? फिर ये बैलेंसिंग फिगर होता। वो भी कौन सा बैलेंस होता? क्लोजिंग बैलेंस होता। सोच के देखो ना, अलग अलग कंडीशन है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 3000 का क्रेडिट बैलेंस दे देते, तब तो आप यहां पे 6400 की जगह ओपनिंग बैलेंस कितना लिखते?
3000 लिख देते, और 3000 लिख देते, इसका मतलब फिर भी 3400 रुपीज का बैलेंस आता आपका। फिर ये बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता? फिर ये बैलेंस रिप्रेजेंट करता क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट का अगर क्लोजिंग बैलेंस कुछ ना कुछ बच जाए तो इसका मतलब ये है अभी भी अकाउंट की बुक में सारे एरर रेक्टिफाई नहीं हुए, कुछ ना कुछ अभी एरर ऐसे हैं, बचे हैं, जिनको ढूंढना बाकी है और ढूंढ के उनको रेक्टिफाई करना बाकी है। क्लियर है इतना? पक्का? तो इसलिए बी केयरफुल। अगर कुछ भी ना दिया हो सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस के मामले में तो मान लेना ये तुम्हारा क्या रहा होगा। चुप ना यार, सुबह सुबह। हाँ, मान लो बेटे, बताओ कौन सा बैलेंस रहा होगा? ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, और उसको सीधे उठा के ओपनिंग बैलेंस पे डाल देना। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो कायदे से तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। लेकिन अगर ना हो तो घबराना मत, समझ जाना कि अभी भी अकाउंट्स की बुक में कुछ ना कुछ एरर हैं जिनको ढूंढ के रेक्टिफाई करना जरूरी है। इसलिए सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। इतना क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 को बेटे लिख के होमवर्क में, ये है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1 2 3 4 4 एरर हैं और सिर्फ 4 ही एरर आपको रेक्टिफाई करने हैं। क्लास के अंदर क्रॉस चेक करें, होगा? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली यस। इतना ठीक है? अभी रुको तो, अभी तो होमवर्क चालू किया मैंने, इतनी जल्दी थोड़े ना खत्म करते हैं अपन। ठीक है? हाँ, मेरे पास में नोट्स हैं क्या, मैं भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद आपका होमवर्क में ही होगा। 1 मिनट में चेक कर लूं, लेट मी चेक दिस ड्राइव। फोल्डर शेयर किया था मैंने, सीए फाउंडेशन, सीए बेटर है। नहीं, ये भी नहीं है। अरे जो फोल्डर शेयर किया था उसका नाम क्या था यार? ये बेटे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क में है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि उसमें बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। इतना क्लियर है? फिर नीचे आओ बेटे, देखो नीचे आपको फिर अगला मिलेगा आपको शॉर्ट आंसर। मिले बेटे शॉर्ट आंसर? अरे नोट्स में जरा स्क्रॉल करके नीचे आओ, मिले आपको शॉर्ट आंसर? हाँ या ना? पक्का? ठीक है, शॉर्ट आंसर को आपको सिर्फ पढ़ के देख लेना है। ठीक है, लिखने का सरदर्द तो नहीं पालेंगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ जरूर लेना है। अगर इन शॉर्ट आंसर में कोई लाइन समझ में ना आए या अगर कोई पैराग्राफ समझ में ना आए तो आप क्लास के अंदर इसको डिस्कस करवा लें कि सर वो उस आंसर में वो एक लाइन लिखी हुई थी उसका मतलब क्या था, या उस आंसर के अंदर वो पैराग्राफ लिखा हुआ था उसका मतलब क्या था, क्योंकि लैंग्वेज के साथ में कंपेटेबल होने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। आगे चलूं? इसके बाद बेटे आगे देखो कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है। मिले ट्रू एंड फॉल्स? मेरी उम्मीद है कि बेटे पहले आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, खुद डिसाइड करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बाद में आप अपने आंसर को देखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और उम्मीद तोड़ना बेटे तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे चलूं? उसके बाद बेटे अगला क्वेश्चन जो आपके होम, उसके बाद नीचे देखो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने और दे रखे। मिले बेटे आपको? पक्का? ठीक है सर, मिल गए। अब बेटे ये जो क्वेश्चन आपके हैं इसमें से बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 को टिक करो। ये भी तुम्हारा आज का नया होमवर्क है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे लिखा होगा PQ2, लिखा है ना? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। उसके बाद यहां पर है, हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, ये भी तुम्हारा आज का, नहीं ये रहने दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इसको बाद में देखेंगे। हाँ, तो बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, 1 को भी डालो बेटे होमवर्क में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, क्लासरूम का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद में ईमानदारी से आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है बेटे, अगर इतने क्वेश्चन पूरे आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये बेटे मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसमें से बाहर कुछ भी पेपर नहीं आने वाला। जो भी पेपर आएगा वो इसी के अंदर आएगा। इतना क्लियर है? सभी को बेटे मिल गए नोट्स? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जितने बेटे सभी के पास में नोट्स होंगे, सभी ने अपना होमवर्क रिकॉर्ड कर लिया क्या बेटे? सभी ने अपना होमवर्क नोट डाउन कर लिया? पक्का? अच्छा ठीक है। इसके बाद अभी 1-1.5 घंटे का ब्रेक है तुम्हारा, क्या करोगे? होमवर्क करोगे, ठीक है ना?
हाँ बेटे, अब इसी को अपना घर समझो अगले 2.5-3 महीने के लिए, ठीक है ना। इसी को तुम अपना घर समझ लो, ठीक है। और आजू बाजू में जिनको तुम दोस्त कहते हो अभी उनको रिश्तेदार समझ लो, ठीक है। जो तुम्हारे कॉपी किताब है बेटे इन्हीं को गीता बाइबल कुरान समझे अगले 2.5 महीने के लिए, ठीक है। आगे समझ में आ गया ना क्या बोलना चाहता हूं मैं। वेरी गुड बेटे, ये बात हुई ना चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप की। वेरी गुड बेटे, चलो बेटे बाय बाय। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे बाय बाय, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे, ठीक। लेकिन होमवर्क याद से कर ले बेटे, ठीक है। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें, नहीं तो भारी पड़ जाएगी, ठीक। बाय बाय। बीइंग एरर रेक्टिफाइड इतना लिख सकते हैं ना। अच्छा अबे रुको 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 रुको, हाँ एक यहां पर अभी डाउट आया है। मतलब मैंने कहा था ना नरेशन अपने मन से लिख लें, तो एक ने पूछा है कि सर बीइंग एरर रेक्टिफाइड इतना भी लिखेंगे तो चलेगा क्या। नहीं, बात लॉजिकल है। आपने रेक्टिफाइड एंट्री बनाई और नीचे लिख दिया बीइंग एरर रेक्टिफाइड। तो बेटे ये नरेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन उन कंडीशन में लिख सकते हैं जब आपको ऐसा लगता हो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय नहीं बचा है और जल्दी से 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन को खत्म करना है, क्योंकि 10 मिनट के बाद टाइम ओवर होगा और हमको हमारी कॉपी देनी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ नरेशन लिखना है, तो फिर इतना छोटा सा नरेशन चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है तो इतना छोटा नरेशन लिखने की बजाय क्वेश्चन के अंदर जो एरर लिखा हुआ है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रॉपर तरीके से नरेशन लिखें, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ चलो बेटे बाय बाय।